रोहित शर्मा ने हल्का सा रूम बनाया ऑफ स्टंप के बाहर और जयदेव उनडकट ने और भी बाहर बॉल फेंक दी, बट सिंस रोहित शर्मा पहले ही मूव कर चुके थे तो सिंस बॉल वाइड का जो इंडिकेशन लाइन है उसके भी बाहर थी, तो इस वजह से अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। बेसिक प्रॉब्लम ये थी कि रोहित शर्मा बॉल फेंके जाने के पहले ही मूव कर चुके थे, इस वजह से वो वाइड नहीं दिया। ये खराब डिसीजन नहीं था, ये एक अच्छा डिसीजन था, ये एक वाइज डिसीजन था। बट जो मेन प्रॉब्लम आईपीएल में चल रही है वो ये है कि अभी तक 28 मैचेस हो चुके हैं और उसमें 10 बड़े ऐसे इंसिडेंट आ चुके हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बातें करी जा रही हैं, मेनली एलबीडब्ल्यूज की डिसीजंस में, एलबीडब्ल्यू डिसीजंस में सारी की सारी बातें हैं। और इसमें केतन, मुझे ऐसा लगता है कि इसका एक रीज़न ये भी है कि इस सीज़न में आईपीएल सीज़न 10 में बहुत सारे लोकल एम्पायर्स हैं, मतलब जो आईसीसी एम्पैनल्ड नहीं हैं। अभी हम देख रहे थे कि सिर्फ 3 ही ऐसे नाम हैं जो आईसीसी एम्पैनल्ड हैं, और डोमेस्टिक क्रिकेट में हम देखते हैं कि ज़्यादातर एम्पायर्स थर्ड एम्पायर को ऑप्ट नहीं करते हैं, ये ऑप्शन बहुत कम रहता है टेक्निकली। तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि शायद जो एम्पायर्स हैं इस डिसीजन को छोड़ के ज़्यादातर केसेस में एम्पायर्स ने खुद ही डिसीजन दिया और थर्ड एम्पायर को ऑप्ट नहीं किया। तो ये भी रीज़न हो सकता है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है, क्या इसमें नहीं, इसमें जो मेन प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी, जैसे हमने देखा कि कभी भी बैट्समैन जैसे ही आउट होता है तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस कैच आउट में, मोस्ट ऑफ द केसेस वो नो बॉल को चेक करवाने के लिए थर्ड अंपायर के पास रेफर करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा हो रहा है, और स्पेशली जब क्लोज कंडीशंस में मैच चल रहा होता है, जब फंसा होता है मैच, तो वो उधर रेफर करते हैं जस्ट टू बी श्योर के हमारे एंड से कोई भी ऐसी बातें ना रहे। बट एलबीडब्ल्यूज के केस में आप थर्ड अंपायर को नहीं भेज सकते हो डिसीजन, चाहे कुछ भी हो जाए, आप थर्ड अंपायर को नहीं ही भेज सकते हो। ये जो डिसीजन था, जो रोहित शर्मा वाला था, वो ये था, बॉल फेंके जाने से पहले ही वो मूव किया जा चुका था, वाइड के काफी किनारे बॉल है, लेकिन फिर भी उसे वाइड नहीं दिया गया था। और तो जो हम बात कर रहे थे कि हम रेफर नहीं कर रहे हैं, वो इसी वजह से है कि एलबीडब्ल्यू डिसीजंस में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और हाँ, तो जो यहां पर एक लिस्ट है 10 डिसीजंस की, जिसमें ये बताया गया है कि कहां कहां पर किस किस जगह पर अंपायर्स ने गलत फैसले दिए हैं। इसमें एक ये था मुंबई और सनराइजर्स के बीच में जो मैच था, वो बहुत ही ज्यादा, उस पर बहुत हंसी उड़ाई गई थी। उस पर ऐसा हुआ था कि डेविड वार्नर ने 6ठे ओवर की लास्ट बॉल खेली, उस पर चौका मारा और अगले ओवर की पहली गेंद खुद ही फेस करी, जबकि उनकी जगह दूसरे बैट्समैन को करना चाहिए था। ये एक डिसीजन था जिस पे बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया था, बहुत ज्यादा हंसी टिटोली करी गई थी उनके डिसीजंस पे। उसके अलावा बाकी जो भी डिसीजंस है। तो क्या लगता है आपको कि बहुत सारी सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पर ये बातें चल रही हैं कि अगर आईपीएल में इसी तरह के डिसीजन मेकिंग, इसी तरह की अंपायरिंग होती रही, तो क्या हम आईपीएल को जल्दी ही डीआरएस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं या कोशिश होगी? आईपीएल में डीआरएस होना चाहिए। हाँ, धोनी ने पहले मैच में करते हुए हमें देखे हैं, क्योंकि वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड में थे कि यहाँ पे भी डीआरएस नहीं, वो धोनी का फ्रेम ऑफ माइंड तो मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके का सरकाजम था जो उन्होंने अंपायर की तरफ किया था। ये बहुत, मतलब मुझे मालूम है, मतलब ये प्लम था और वो असल में प्लम आउट था। पता नहीं क्यों वो ऐसा उन्होंने उसे नॉट आउट दिया था। तो वो उसके बाद फिर उनकी पेशी भी हुई थी मैच रेफरी के सामने और उन्हें वार्निंग देके छोड़ दिया गया था। और दूसरा ये है कि इस सीजन में हमारे पास इंटरनेशनल अंपायर्स नहीं है, नाइजल लॉन्ग को छोड़ के। अभी वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की सीरीज चल रही है, उसके साथ विमेन वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी है, जिसकी वजह से ये रोका गया है, अंपायर्स को यहाँ पर नहीं लाया गया। और साथ में जो बीसीसीआई का अपना जो ये सोचना है वो ये है कि हम अपने डोमेस्टिक अंपायर्स को प्रमोट करेंगे, उन्हें एक्सपोजर मिलेगा, उन्हें सब मिलेगा। बट फिर से वही बात है कि जब हम इतने बड़े लेवल पे पूरी दुनिया मैच देख रही है, तो उस टाइम पे अगर हम ऐसी छोटी छोटी गलतियों पे, जैसे डेविड वार्नर ने स्ट्राइक नहीं बदली, ओवर की लास्ट बॉल उन्होंने खेली और नेक्स्ट बॉल भी उन्होंने, अगले ओवर की पहली बॉल भी उन्होंने खेल ली, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक है।
उसके अलावा फिर पहले ही मैच में जो धोनी ने जिस पे इशारा किया था वो प्लम्ब आउट था, मतलब वो बच्चा देख रहा हो टीवी पे तो टीवी तो वो बोल दे कि आउट था, उसे नॉट आउट दिया। उसके बाद रॉबिन उथप्पा को उन्होंने नॉट आउट दिया था जो वो एक डिसीजन था जिस पे रॉबिन उथप्पा बहुत ज़्यादा, सॉरी रॉबिन उथप्पा को आउट दिया था जिस पे रॉबिन उथप्पा बहुत गुस्सा हुआ था और वो फिर चला गया था। तो ये डिसीजंस हैं जो एक वर्ल्ड लेवल पे आईपीएल को थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं, शायद कर रहे हैं। ऐसे और कौन से इंसिडेंट बहुत बर्निंग रहे हैं और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा जिन पे चर्चा हुई है, आप अगर बता पाएँ तो? इसमें एक ये था जो मोहम्मद नबी की गेंद पे मनन वोरा को नॉट आउट दिया था। ये डिसीजन नंबर 2 है। अनिल दांडेकर उस वक्त अंपायर थे। मोहम्मद नबी की गेंद पर इन्होंने, ऑल्दो मैच जीत गए थे ये लोग सनराइजर्स, बट नबी को और आई गेस इरशाद खान, तो उन दोनों को आखिरी में मनन वोरा ने बहुत मारा था। मनन वोरा 95 पे आउट हुए थे, उनका आईपीएल का हाईएस्ट स्कोर बना था उस मैच में, और राशिद खान, और उस मैच में वो आउट हुए और उसके बाद किंग्स इलेवन हार गई। अदरवाइज मतलब अगर यहाँ पर मनन वोरा को आउट दे दिया गया होता, जो आउट थे भी, अगर वो आउट दे दिया गया होता उन्हें, तो वो बहुत मतलब फिर वहां से मैच पलट सकता था। हाँ। और आईपीएल 10 में अंपायरिंग की तो बात हो गई, इसके अलावा और क्या नेगेटिव है जो हम आईपीएल 10 में देख रहे हैं, जैसे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस या फिर? आईपीएल 10 में और नेगेटिव अभी तक ऐसा हुआ है कि विराट कोहली एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अभी तक उतना नहीं चले। पहले मैच में वो वापस आए, उसके बाद उन्होंने 69 समथिंग 64 समथिंग मारा, और उसके बाद से वो उतना ज़्यादा नहीं चल पाए। पिछले मैच में उनका साइट स्क्रीन पे कुछ काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट हो गया जिसकी वजह से वो काफ़ी गुस्सा हुए, और ये वो ईडन गार्डन्स मैदान मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट मैदान है, वहाँ पर ऐसी चीज़ें अगर होती हैं तो ये होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। डिविलियर्स नहीं खेल रहे हैं, डिविलियर्स काफ़ी पॉपुलर हैं इंडिया में। क्रिस गेल अपने हिसाब से नहीं चल रहे हैं, अभी तक नहीं चले हैं। तो यहाँ पर तो इतना ही है कि जो मेन प्लेयर्स हैं जिनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं लोग कि बहुत चलेगा, शेन वॉटसन बहुत सही नाम है, लेकिन वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। मतलब उनकी बैटिंग पोजीशन नहीं हो पा रही है। जो ओपनिंग स्लॉट के बैट्समैन हैं उन्हें चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे खेलना पड़ रहा है। आरसीबी की बैटिंग लाइनअप नहीं सही हो पा रही है। मुंबई कंसिस्टेंटली खेल रही है, पिछले मैच में नहीं जीत पाई। सचिन का बर्थडे था और उस दिन मुंबई हारी, तो ये एक हुआ। इसके अलावा अभी तक ठीक ठाक चल रहा है। तो जैसे आपने बताया कि पुराने जो सितारे वो इतना अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं इस आईपीएल में, तो फिर ऐसे कौन से नए चेहरे हैं जिनसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हैं? सबसे पहला नाम है राशिद खान। अफगानिस्तान का बॉलर है, 4 करोड़ रुपए में बिका है, और उसकी गुगली कोई नहीं समझ पा रहा है इस वक्त, कोई भी नहीं समझ पा रहा है। उसके अलावा हाँ, राशिद खान सही अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और उनमें इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है। अभी मात्र 23 साल के हैं, और 23 भी नहीं है, 18 हैं आई गेस। तो अभी उनका ऐसा है कि फ्लैट बॉल फेंकते हैं, उनकी बॉल नहीं रीड कर पा रहे हैं बॉलर्स। सुरेश रैना को जो उन्होंने सबसे पहली बॉल फेंकी थी उस पे वो गुगली थी और उस पे कैच छूट गया था। अदरवाइज उस दिन उन्होंने सुरेश रैना को पहली बॉल पे आउट किया था, और वो असल में अभी तक फेंकी गई उनकी सबसे अच्छी बॉल है। ब्रेंडन मैकलम को उसके एक गेंद पहले आउट किया था, जिसे वो बोलते हैं कि वो उनका सबसे अच्छा विकेट है अभी तक। काफ़ी सही वो इकॉनमी से बॉलिंग कर रहे हैं। एटलीस्ट उनका कैप्टन उन्हें 4 ओवर बिना कुछ सोचे समझे दे देता है, और ये अफगानिस्तान का एक प्लेयर कर रहा है जिसका क्रिकेट के बारे में, जिस देश का क्रिकेट के बारे में कोई एक्सपोजर नहीं रहा है, और वो आके बहुत ही स्ट्रांगली खेल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। एज समवन जो क्रिकेट पसंद करता है उसके लिए, वो जब ये चीज़ देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसके अलावा नीतीश राणा है, दिल्ली का बैट्समैन है, मुंबई के लिए खेल रहा है। उसे दिल्ली का दूसरा गौतम गंभीर बोला जाता है। तीसरे नंबर पे उसने अभी तक 3 50s मारी हैं। पिछले 2 इनिंग्स में थोड़ा जल्दी आउट हो गया है, बट वो बहुत सही परफॉर्म कर रहा है। और संजू सैमसन बढ़िया खेल रहे हैं। हशीम आमला एक प्लेयर है जो बहुत ही आराम से बैटिंग करते हुए अभी उन्होंने सेंचुरी मारी है, हालांकि वो पुराने नाम है। तो ये लोग हैं, ये अच्छा। और सर सुनील नारायण की ओपनिंग के बारे में बताइए। सुनील नारायण को ओपनिंग करते हुए यहाँ पर जो लोग आईपीएल तक सीमित हैं उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही नई चीज़ हो रही है,
बट सुनील नारायण पिछले 9-10 महीनों से ओपनिंग कर रहा था T20s में, यहाँ पर नहीं, बिग बैश लीग में। और बिग बैश लीग में उसने बहुत तगड़ी ओपनिंग करी है। वहां पर जैसे यहाँ पर है वैसे ही वहां पर वो खेलता था। बस बॉल अपने एरिया में है तो बल्ला घुमाना है। वही चीज यहां पर भी है। मतलब लास्ट मैच में उसने ऐसा किया कि 60 रन के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब उसने सिंगल लिया। पिछले मैच के 42 रन और इस मैच के 18 रन जब उसने स्कोर किया, उसके बाद उसने सिंगल लिया। तो हमें समझ में आ रहा है उसका स्ट्राइक रेट कितना ज्यादा होगा। और बस बॉल दिखी अपने एरिया में, बैट घुमाया, 4 रन गया, दौड़ने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इससे एक फायदा गौतम गंभीर को हो रहा है कि उसे नहीं सोचना पड़ रहा है कि मुझे जल्दी जल्दी रन बनाने हैं। वो क्या करता है, उसे बॉल मिली, टपाया, सिंगल लिया, नारायण आया, वो चौका छक्के मारे, वो सभी कुछ चल रहा है। एक चीज़ और बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडियन व्यूअर्स को लगी है इस चीज़ में, जो सुनील नारायण ने ओपनिंग की, उसमें जो लास्ट इनिंग थी उनकी सुनील नारायण की, उसमें एक भी सिंगल नहीं था। और वो रिकॉर्ड है अभी तक का कि किसी भी इंडियन या तो ये एक रिकॉर्ड है मेरे हिसाब से कि किसी भी खिलाड़ी ने अपनी पूरी इनिंग में इतना स्कोर बनाया और उसमें एक भी सिंगल या डबल नहीं लिया, सारी बाउंड्रीज से। और उनकी ये जो एक्सपेरिमेंट है गौतम गंभीर का अपनी टीम के लिए, ये कितना फ़ायदेमंद हो रहा है ये हमें उनकी परफॉर्मेंस से दिख रहा है। और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, आई एम सॉरी, मैंने सोचा था कि मैं इस फेसबुक लाइव में बिल्कुल नहीं आऊँगा। मुझे क्रिकेट के बारे में सिर्फ दर्शक के तौर पर जितनी जानकारी उतनी है। सुनील नारायण का नाम सुनील इसलिए क्योंकि उनके फादर सुनील गावस्कर के फैन थे। ये एक कहानी। इस कहानी का दूसरा सिरा ये है, उनके पिता एक रेस्टोरेंट के लिए टैक्सी चलाते थे और वो इतने बड़े फैन थे कि जब उनके बेटी हुई तो उन्होंने कहा कि मैं इसका नाम सुनील ही रखूंगा। और तब उनकी वाइफ अड़ गई कि नहीं, तुमने एक बेटे के नाम पे अपनी जिद पूरी कर ली है, अब नहीं होगी। तो सुनील नारायण का ये इंडियन कनेक्शन भी, इसका रिवर्स ये है कि जब गावस्कर की सबसे शानदार परफॉर्मेंस 70s के डिकेड के बिल्कुल शुरुआत में वेस्ट इंडीज के दौरे पे रही थी, कमाल का खेले थे। और उस टाइम उनकी पेस बैटरी के बड़े आतंक रहता था, बड़ा चर्चा रहता था। एक कमाल की डॉक्यूमेंट्री आप लोग जरूर देखिएगा, क्या, फायर इन द बेबीलोन। और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे वेस्ट इंडीज ने अपने क्रिकेट को रिवाइव किया है। और तब रोहन कनाई भारतीय मूल के प्लेयर थे, उनसे गावस्कर इतने प्रभावित थे कि जब उनके बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम रोहन रखा। प्लीज कंटिन्यू, सॉरी टू इंटरप्ट। ये लीजिए। तो फिर ये तो थी इंडियन प्लेयर की बात। बाकी ऐसे कौन से फॉरेन प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आप बताओगे? फॉरेन प्लेयर्स में डिविलियर्स से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी, डिविलियर्स नहीं खेल रहे हैं। कोल्टर टेनेल ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी कल। गंभीर ने बोला कि उन्होंने एक अच्छा खासा पीस लिखा गंभीर ने कि मैं हमेशा अपने जो भी मेरे इमोशंस होते थे उन्हें अपने तक रखता था, जो कि मुझे पर्सनली नहीं लगता है, बट ऐसा वो बोल रहे थे। कि फिर वो ड्रेसिंग रूम में गए, उन्होंने बोला कि मैंने बहुत अपने आप को शांत करने की कोशिश करी बट मैं नहीं रहा। फिर मैंने लोगों को बोला, मेरे मन में जो कुछ भी आया वो बोला, और मैंने बोला कि हमें ये टोटल डिफेंड करना ही करना है। और उसका नतीजा ये हुआ कि 49 रन पे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ऑल आउट हो गई। तो एक टीम जो आईपीएल का हाईएस्ट बना के गई थी वो लोएस्ट बना के गई। ये कोल्टर टेनेल की वजह से हुआ था, जिसने बहुत सॉलिड बॉलिंग करी, ओपनिंग में अच्छी खासी स्विंग दी और कोहली को पहली बॉल पे आउट किया। और डेविड वार्नर T20 का तो वो बाप है। क्रिस गेल के बाद उसका नंबर आ रहा है अभी। और बहुत क्रिस गेल का ऐसा है, वो डोमिनेट जिस तरह से करता है, वो क्रिस गेल का अपना दिन होता है, बट डेविड वार्नर के दिन वाली बात नहीं होती है। डेविड वार्नर बहुत तगड़े तरीके से गेम को डोमिनेट करता है और ऑलमोस्ट हर गेम को करता है। तो ये दो नाम है अभी फॉरेनर्स में। उसके अलावा टाई है जो टाई ने पहले ही अपने डेब्यू मैच में हैट्रिक ली थी। उसके अलावा उन्होंने अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। एक प्लेयर है जो दिल्ली डेयरडेविल से डेब्यू किया है, रबाडा ने। वो कंसिस्टेंटली यहाँ के पिचेस पे 145 से 150 के बीच में बॉलिंग कर रहा है, जो बहुत बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ केतन और प्रवीण, जिन्होंने हमें IPL 10 के बारे में बहुत कुछ बताया। यहाँ हमने अंपायरिंग की बात की और प्लेयर्स की बात की। तो चलिए इसके साथ ही हम विदा लेते हैं। अगले एपिसोड का वेट करिए। मैं हूँ रुचिका और ये है ललन टॉप। आप हमें YouTube पर सब्सक्राइब करिए, Facebook पर लाइक करिए। थैंक यू।